नमस्कार, प्रभा साक्षी के खास कार्यक्रम आस्क द एक्सपर्ट में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में हम बात करेंगे डायबिटीज के बारे में, जो कि आजकल बहुत कॉमन होती जा रही है और हर दूसरे इंसान को ये बीमारी हो रही है। तो इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर फरहान अहमद, जो एमएस जनरल सर्जरी हैं और करंटली वाराणसी के हॉस्पिटल में कार्यरत हैं। नमस्कार डॉक्टर, वेलकम टू आवर शो। आज हम डायबिटीज के बारे में सब बात कर रहे हैं, जो आजकल काफी कॉमन होती जा रही है। तो सबसे पहले मैं व्यूअर्स के लिए ये जानना चाहूंगी कि डायबिटीज किस किस कारण से होती है और मेन रीजन इसके होने का क्या हो सकता है। किसी भी उम्र में शुगर हो सकती है किसी इंसान को, या कुछ ऐसी एज है जिसमें होने के चांसेस सबसे ज्यादा होते हैं। नमस्कार सबसे पहले। और ये टॉपिक जो है मुझे लगता है कि बहुत अच्छा टॉपिक है, क्योंकि मैं भी सोच रहा था कि इसके बारे में कुछ बात की जाए। अभी अमूमन सारे जी। हर जगहों में, गांव हो या शहर हो, हर जगह पे हम्म। जो है ये समस्या पाई जा रही है। जी। अ, शुगर शुगर कहें, मधुमेह कहें, प्रमेह कहें या फिर डायबिटीज़ कहें, तो ये सब एक ही चीज़ है। पर होता कैसे है, किन लोगों में ज़्यादा खतरा है ये होने का, या फिर ये होने के बाद क्या खतरा है, ये सब सारी चीज़ों के बारे में आज जी। बात करते हैं। तो शुरुआत जी। करते हैं कि होता कैसे है। ये जी। जेनेटिकली भी होता है, जैसे आनुवांशिक कहा जाता है, और जी। जो है रहन-सहन से भी होता है, खाने-पीने से भी होती है। अगर हमारे रहने-सहने में ये है कि अगर हम सेडेटिव लाइफ़स्टाइल है और कोई काम हम्म। नहीं कर रहे हैं, सिर्फ़ खाना-पीना और रहना है, तो उसमें भी शुगर होने के चांस ज़्यादा है, डायबिटीज़ होने के चांस ज़्यादा है। ओके। तो कोई एज भी है क्या सर? जैसे मान लीजिए कि इस उम्र में सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं एक इंसान को शुगर होने के, तो ऐसा कुछ होता है क्या? अमूमन देखिए, ऐसे कोई पर्टिकुलर एज तो नहीं है, लेकिन जी। ख़ासकर देखा जाता है कि जब इंसान जो है 45 के ऊपर जब एज होती है, तो उसमें स्ट्रेस भी हुँ। बढ़ता है। मेन कॉज़ आजकल के तो यही कह सकते हैं कि स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज़ ज़्यादा हो रही है। लोग हुँ। जैसे शुरुआत में अब एक जो डेफ़िनिशन में रहता है कि भई सेडेटिव लाइफ़स्टाइल है तो ही डायबिटीज़ होती थी, ऐसा डेफ़िनेशन में रहता हुँ। रहता था। लेकिन अभी फ़िलहाल तो देखने में यही मिल रहा है कि वो सेडेटिव लाइफ़स्टाइल हो या ना हो, अगर स्ट्रेस ज़्यादा है, फिर तो भी हो रही। डायबिटिक हो जा रही है। जी। तो जी। इसमें क्या है कि एक टाइप 1 है, एक टाइप 2 है, तो 2 हुँ। तरीके की डायबिटीज़ होती है। इसमें हुँ। टाइप 1 में क्या है कि इंसुलिन जो है पैनक्रियाज़ बनाता ही नहीं है, तो जी। इसको टाइप 1 कहा जाता है, और टाइप 2 में जो हुँ। है इंसुलिन रेज़िस्टेंट हो जाती है। तो ओके। इस तरीके की चीज़ें होती हैं। ओके। और सर इसमें मेन स्टेजेस कौन-सी हो सकती होंगी? जैसे प्री डायबिटिक होती है, अर्ली होती है, वो सब क्या होता हाँ, है? हाँ, इसमें प्री को हम कैसे डायग्नोज़ करेंगे कि प्री है या अर्ली है या फिर क्रॉनिक है। प्री जी। डायबिटिक कुछ लक्षण दिखने लग जाते हैं, जैसे कि हुँ। जल्दी से थक जाना, पसीने ज़्यादा होना, या फिर पेशाब ज़्यादा होना। पेशाब जहाँ करता है इंसान, वहाँ पे थोड़े चींटी और इस टाइप की चीज़ें लगने लग जाती हैं। तो उसमें जो है ये उम्मीद है, ये शक होता है कि शायद ये डायबिटीज़ के हैं, और ओके। उसमें जो है फास्टिंग एंड पीपी ब्लड शुगर कराया जाता है। इसके अलावा हुँ। एचबीएवंसी कराया जाता है। फास्टिंग ओके। अगर 90 टू 110 तक है, तो हुँ। नॉर्मल हुँ। है। अगर इससे ज़्यादा है, तो फिर वो डायबिटीज़ की कैटेगरी में आती है। जी। और पीपी में आपने 140 टू 190, हुँ। 140 टू 190 तक जो है नॉर्मल मानते हैं पीपी में। नॉर्मल मानी अगर उससे जाती है। ज़्यादा आ रही है तो डायबिटिक मानते हैं। जी। जी। आपने कहा सर कि नॉर्मल फास्टिंग का, और आपने पीपी की शुगर रीडिंग्स बताई। तो ये रीडिंग हर एज के इंसान पर लागू होगी, या कुछ कोई बूढ़ा इंसान है तो उसके हिसाब से ये रेंज वेरी कर सकती है, कम या ज़्यादा हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं कह सकते कि इसमें कोई रीडिंग में वेरिएशन होता है। अलबत्ता 1-2 हुँ। पॉइंट जो है या 5-10 पॉइंट तक आगे-पीछे चलता है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन एचबीएवंसी जो है एक्यूरेट जो रीडिंग होती है, उसमें हुँ। जो है 5 तक जो है उसको नॉर्मल कहते हैं। उसके बाद जो बढ़ता है तो उसमें जो है हुँ। डायबिटिक या अर्ली डायबिटिक या क्रॉनिक कहा जाता है। ओके। सर ऐसा हो सकता है कि क्या एक हाई रीडिंग आने का मतलब ये हो सकता है कि आपको डायबिटीज़ है, या फिर एक लगातार हाई रीडिंग आने पर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? तो वो कितनी रीडिंग्स होनी चाहिए, जिन्हें आप ऑब्ज़र्व करें?
सिंगल रैंडम ब्लड शुगर जब करते हैं, कभी-कभी ऐसा होता है कि हम जो है शुगर ज़्यादा ले लिए हैं, जैसे कोई मिठाई ज़्यादा खा लिए हैं, तो उसमें हुँ, भी रैंडम ब्लड शुगर ज़्यादा आ सकता है। तो ज़रूरी नहीं है जी। कि वो डायबिटीज़ हो ही गई है। जब तक कि हम जो है HbA1c और फास्टिंग पीपी ना करा के देख लें। अगर ये तीनों चीज़ें हुँ, ज़्यादा आ रही हैं, तो हम जी। डायबिटिक हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि अगर हमें जो कुछ सिम्पटम्स भी दिखने लग गए हैं, तो भी हुँ, हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो वहाँ पे जो है क्लियर हो सकता है कि भाई डायग्नोसिस अगर बन जाती है क्लियर, तो उस हिसाब से ट्रीटमेंट हुँ, शुरू हो जाएगा। अगर उसमें ओके। नेग्लिजेंसी हुई तो फिर वो क्रॉनिक होने लग जाएगी, फिर उससे कॉम्प्लिकेशन होने लग जाएँगे। हुँ। तो किस कंडीशन में सर कहते हैं कि पेशेंट को इंसुलिन लेना पड़ता है? इंसुलिन की ज़रूरत कौन-सी स्थिति में जाकर आती है? इंसुलिन जैसे टाइप 2 डायबिटीज़ में भी इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन वो क्रॉनिक होने जी, के बाद जो है इंसुलिन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन टाइप 1 में शुरुआत में ही इंसुलिन की ज़रूरत पड़ जाती है। जैसे कि ओके। अगर आप शुरुआत में टाइप 2 डायबिटीज़ में देखा जाए तो शुरू हुँ, में ग्लिमिप्राइड और मेटफॉर्मिन ये सारी दवाइयाँ शुरू करते हैं। उससे अपग्रेड हुँ, करते-करते उसके डोसेज़ बढ़ाते जाते हैं। उसके बावजूद भी अगर डायबिटीज़ कंट्रोल नहीं होती है। अच्छा, सबसे जी, अच्छी चीज़ ये है कि अगर हम डायबिटीज़ है हमें और हम हुँ, मेडिसिन ले रहे हैं, ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो साथ में हमें अपनी लाइफ़स्टाइल को भी चेंज करनी होगी। सिर्फ जी, मेडिसिन जी, से शुगर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, है ना? तो बिल्कुल, लाइफ़स्टाइल को बिल्कुल। अगर चेंज करते हैं तो शुगर कंट्रोल कर सकते हैं। अब हुँ, स्टेज आती है कि सब सब कुछ मेडिसिन लेने के बावजूद भी HbA1c में हमारा कोई सुधार नहीं हो रहा है। मतलब वो 7 एंड 9, 10 तक जा रहा है, तो उस कंडीशन में इंसुलिन लेना पड़ जाता है। और टाइप 1 में जो हुँ, है शुरुआत में ही इंसुलिन लेनी पड़ जाती है। जी, जी। आपने कहा कि लाइफ़स्टाइल के चेंजेस करने होते हैं, तो अगर लाइफ़स्टाइल की बात करूँ तो एक्सरसाइज़ करनी होती है, डाइट आपकी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। तो हम ऐसा क्या लोगों को समझाएँ कि डाइट में वो ऐसा क्या इंक्लूड करें जिससे उनके जो शुगर लेवल्स हैं वो बैलेंस्ड रहें? और कौन-सी चीज़ें एक डायबिटीज़ के इंसान को बिल्कुल खानी नहीं चाहिए या बिल्कुल ये तो ऐसा है उनके लिए कि खाना ही चाहिए? जैसे कहते हैं ना कई बार कि आम बिल्कुल नहीं खा सकते, ये कितना सच है या क्या मिथ है हुँ। ऐसा कुछ? अब जैसे खाने-पीने की बात है, लाइफ़स्टाइल की बात है, तो इसमें हम ये कहना चाहेंगे कि अगर डायबिटिक है, नॉन केस डायबिटिक है, तो शुगर की चीज़ें जो मीठी चीज़ें हैं ना खाएँ। और जी। साथ में अगर वो भुना चना और लौकी इस टाइप की चीज़ें ले रहे हैं साथ में, तो वो उनके लिए हुँ। बेहतर होगा। मॉर्निंग वॉक ज़रूरी है, डेली मॉर्निंग वॉक करें और मीठी चीज़ों को परहेज़ करें। जैसा आपने बताया कि क्या आम खाने को मना किया गया है, क्या ये सच हुँ, है या झूठ है ना ऐसा? तो ये ज़रूरी है हाँ, सही बात है कि आम और केला बिल्कुल मना किया जाता है खाने के लिए। अब रही जी। बात कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि चावल नहीं खाना चाहिए। तो हुँ, चावल खाने तक का जहाँ तक बात ये है कि हमें जो है अगर जब हम 2 रोटी खा रहे हैं नॉर्मल टाइम में 2 रोटी और साथ में चावल ले रहे हैं, तो अगर हमें शुगर हो गया है, तो हम 1 रोटी ले हुँ, लें अगर चावल खाने का मन हो तो। 1 रोटी ले लें और जी। चावल ऐड कर लें। लेकिन अगर 2 रोटी भी ले रहे हैं, चावल भी ले रहे हैं, तो वो नुकसानदायक हो सकता है। आपने बोला कि वॉक बहुत ज़रूरी है, तो मैं उसी के बारे में पूछना चाहूँगी कि किसी डायबिटिक इंसान के लिए मिनिमम कितनी वॉक या उसको एक्सरसाइज़ करनी चाहिए? या फिर ऐसी कोई एक्सरसाइज़ है जिसे उसे बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए करने से? देखिए, कभी भी किसी किसी एक चीज़ को सबके लिए एक क्राइटेरिया नहीं हो सकती। हर किसी के बॉडी की कैपेसिटी के हिसाब से उसको करना होता है। अगर कोई उसकी बॉडी जो है लीन है और उसको डायबिटीज़ भी है क्योंकि एक अमूमन ये होता है कि डायबिटीज़ होने के बाद जो है वेट लॉस होता है। उसमें वो पेशेंट अगर मॉर्निंग वॉक करने निकला और वो लंबा जो है तकरीबन 5-10 किलोमीटर भी अगर वॉक करना चाहे तो फिर वो तो फटीग हो जाएगा, थक जाएगा, फिर वो बेहोश भी हो सकता है। तो वो अपने बल के हिसाब से अपनी ताकत के हिसाब से वो खुद जितना खुद हुँ, एक्चुअली जो भी पेशेंट हो अपने आप को खुद से समझ सकता है कि मैं कितनी दूर तक चल सकता हूँ। तो वो जी। बेहतर है अपने हिसाब से चलें और ये रूटीन बना लें डेली का। ऐसा नहीं कि आज जो है 5 किलोमीटर चले और कल जो है फिर हुँ, 1 किलोमीटर तो ऐसा हुँ, ठीक नहीं रहेगा। कोई एक रूटीन बना लें कि 2 किलोमीटर चल रहे हैं या 1 किलोमीटर ही चल रहे हैं, तो जी। रेगुलर चलते रहें, अपनी मतलब बॉडी पर के डे चलें। हिसाब से डाइट, एक्सरसाइज़ सब चीज़ें एक रूटीन में रहेंगी तभी वो ज़्यादा असरदार रहेगा। बिल्कुल। जी, जी। अभी तो सर देखिए क्या कुछ चीज़ें ये अभी जो भी आई हैं, कुछ डिवाइस ऐसे आए हैं कि जिससे जो है हुँ, शुगर जो है मॉनिटरिंग करता
करते रह सकते हैं और उसी हिसाब से डाइट लेने का भी प्लान कर सकते हैं। तो हर ओके, चीज़ धीरे-धीरे अपडेट अपग्रेड होती जा रही है और ये बिल्कुल ईज़ी बिल्कुल। होती जा रही है। जी, जी। सर ऐसा भी होता है कि क्या इनिशियल सिम्पटम्स अगर पकड़ में आ जाएँ, तो हम इसे रिवर्स कर सकते हैं डायबिटीज़ को? जैसा कि हमने शुरुआत में बताया प्री डायबिटिक जो है एक जो अर्ली स्टेज है प्री डायबिटिक जो बताया हमने, उसमें हुँ, अगर कुछ चीज़ें समझ में आ रही है और लाइफ़स्टाइल को चेंज किया, हमने कुछ मेडिकेशन भी लिया और रूटीन चेकअप हुँ, कराते रहे और जो है उसकी शुगर मॉनिटरिंग करते रहे, तो ये जी, बिल्कुल हो सकता है कि वो रिवर्स हो जाए। लेकिन अगर वो ओके। अर्ली हो गई या क्रोनिक में आ गए तो फिर वो हुँ, मतलब क्योर होने के चांस नहीं, बस वो एक मेंटेन करना ही रहेगा वो इम्पोर्टेंट। क्रॉनिक में आने के बाद भी ये लाइफ़टाइम रहती है या इसको परमानेंट किसी मेडिसिन या ट्रीटमेंट से हम कम कर सकते हैं, कोई तरीका होगा उसका? अगर कोई भी इंसान, कोई भी पेशेंट मेडिसिन ले रहा है, तो ये ना समझे कि मेडिसिन से शुगर जो है कंट्रोल है और वो बिल्कुल सही हो रहा है, सही होने की तरफ में है। तो ऐसा नहीं है, वो एक सपोर्टिव ड्रग है। साथ में जो है अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करना है। कोशिश ये रखनी है कि जो हमारी मेडिसिन जिस पावर में चल रही, जिस डोज़ में चल रही है, उसमें कंटिन्यू रहे। और अगर हुँ, ये हम अपनी लाइफ़स्टाइल को चेंज करके उस शुगर को कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो हुँ, मेडिसिन के डोज़ को भी कम किया जा सकता है, लेकिन वो ओके। कंटिन्यू चलेगी ही चलेगी। जी, जी, जी। आपने कहा लाइफ़स्टाइल के चेंजेज़ को अगर हम रेगुलर रूटीन में ले आएँ तो कंट्रोल कर सकते हैं, तो मैं जानना चाहूँगी व्यूअर्स के लिए कि क्या ऐसे कुछ चेंजेज़ हैं जिन पे आप ज़ोर देते हैं कि ये वाले चेंजेज़ अगर आपने किए तो आप आसानी से शुगर कंट्रोल कर सकते हैं? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिस तरीके से हमारे शास्त्रों में लिखा है कि सुबह उठने का टाइम क्या है, नाश्ता करने का वक़्त क्या है, जी, खाने का टाइम क्या है, नहाने का कैसा तरीका है, उस तरीके से अगर हम चलते हैं, उस हिसाब जी, से अगर हम चलते हैं तो इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे कि सुबह उठे और अपने जो जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं उसको किया और फिर मॉर्निंग वॉक करके आए, फिर वो नाश्ता किया, एक हेल्दी नाश्ता किया, उसके बाद फिर अपना काम-धाम पे गए। दोपहर में थोड़ा जो मॉर्निंग में हमने नाश्ता लिया था, एक हेवी नाश्ता जो हेल्दी नाश्ता लिया, उससे फिर थोड़ा हुँ, हल्का लिया दोपहर में, शाम के वक़्त में फिर थोड़ा-सा नाश्ता लिए। रात में बिल्कुल हल्का लेके अपना सो गए और मेडिसिन जो हुँ, कंटिन्यू चल रही है, उस मेडिसिन को चलने देना चाहिए। साथ में खाने में क्या लेना है, कैसे लेना है, वो भी इम्पोर्टेंट है। एक डायटीशियन की सलाह से डाइट चार्ट बनवा के उस हिसाब से अपने डाइट लें। और एक हुँ, चीज़ ऐड करें कि अगर पेशेंट नॉन-वेज खाता है, तो लाल गोश्त तो बिल्कुल ना खाए। जैसे कोई भी हुँ, मटन ना खाए, चिकन बीच-बीच में कभी-कभी खा सकते हैं, लेकिन मटन जी। खाने की कोशिश ना करें। एक चीज़ और डॉक्टर मैं पूछना चाहूँगी कि भूखे रहने से कहते हैं कि तकलीफ़ जो है शुगर की बढ़ती है, तो क्या भूखे रहने से शुगर लेवल स्पाइक होते हैं और इसको कैसे अवॉइड हम कर सकते हैं? हाँ, देखिए जैसा कि आपने बताया कि भूखे रहने से भी क्या शुगर पे असर पड़ता है क्या? हाँ, शुगर पे बिल्कुल असर पड़ता है। शुरुआत के कुछ टाइम पे ऐसा लगता है कि ऐसा होता है कि जो शुगर लेवल है बढ़ता है क्योंकि वो फिर वो हुँ, लीवर भी जो है रिलीज़ करता रहता है, उस हिसाब से भी शुगर बढ़ता है। जी, ज़्यादा देर तक खाली पेट रहने से, ज़्यादा देर तक भूखे रहने के बाद कभी-कभी ऐसा होता है कि हाइपोग्लाइसीमिया में पेशेंट चला जाता है, शुगर कम हो जाता है। हुँ, ज़्यादा हुँ, भी हो सकता है, शुरुआत में ज़्यादा होगा, फिर उसके बाद ज़्यादा टाइम तक अगर वो भूखे रह रहे हैं, तो हुँ, शुगर कम हो जाता है। तो उसको ख़ास जी, ध्यान रखना है कि डायबिटीज़ के पेशेंट को खाली पेट ज़्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए। हुँ, मतलब हर 2 हुँ, घंटे में कुछ न कुछ पेशेंट खाता रहे। हुँ, कुछ न कुछ जी, का मतलब ऐसा नहीं कि पेट भर खाना खाना है, ऐसा नहीं कोई बिस्किट ले लिए, कुछ उसके साथ पानी ले लिए, ऐसा चलेगा। जी, जी। सर आपने बोला हाइपोग्लाइसीमिया आपने मेंशन किया तो मैं उसी के बारे में पूछना चाहूँगी कि हम यूजुअली हाई ब्लड शुगर पे लोग ज़्यादा फ़ोकस करते हैं। तो अगर लो शुगर हो जाए तो उससे क्या रिस्क हो सकता है? जैसे आपने कहा कि अगर कोई पेशेंट का शुगर लेवल लो हो गया है, तो उसका क्या असर हो सकता है? कोई ऑर्गन डैमेज हो सकता है और क्या कुछ फेटल हो सकता है ये? जैसे हाइपरग्लाइसीमिया के भी जो है कॉम्प्लिकेशन है, वैसे ही हाइपोग्लाइसीमिया के कॉम्प्लिकेशन है। हाइपोग्लाइसीमिया अगर जी, ज़्यादा टाइम तक रह गया, तो उससे जो है ब्रेन एडिमा हो जाता है, मतलब ब्रेन ओके। के अंदर में सूजन हो जाती है, जो वो लॉन्ग टर्म मतलब वो फिर रिवर्सिबल नहीं हो सकता, ऐसा होता है। तो शुगर हुँ, के पेशेंट को कभी भी ऐसा लगे कि पेशेंट जो है ड्राउज़ी हो रहा है या बेहोशी की हुँ, कंडीशन में जा रहा है या पेशेंट को लगता है कि थोड़ा
थोड़ा अनकॉन्शियस टाइप हो रहा है, तो उस कंडीशन में जो है पेशेंट के शुगर चेक करना चाहिए फ़ौरन। और अगर शुगर उसका कम है, 70 mg पर डीएल से कम है, तो हुँ, उसको जो है कुछ न कुछ शुगर की चीज़ें खिलानी चाहिए, जैसे कुछ रसगुल्ला खिला दें या फिर कुछ मीठा दे दें, या अगर अगर कंडीशन ऐसी है कि बिल्कुल अनकॉन्शियस हो गया है पेशेंट, तो जी, फ़ौरन हॉस्पिटलाइज़ करनी चाहिए। वहाँ पे 25% डेक्टोज़ और ये खाली सारी चीज़ें डेक्टोज़ लगाते हैं, जिससे पेशेंट हुँ, होश में आ सकता है। लेकिन जी, ये चीज़ ये है कि जब भी ऐसा दिखे कि फ़ौरन फ़ौरन उसको जो है चेक करना ज़रूरी है। इसीलिए हुँ, मॉनिटरिंग शुगर की बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, जी। ऐसा भी डॉक्टर कहा जाता है कि विटामिन डी की कमी से शुगर हो जाती है, तो ये सच कितना है इसमें या एक मिथ है ये? नहीं देखिए, डायरेक्टली बिल्कुल इससे नहीं कह सकते कि विटामिन डी की कमी से ही होता है, ऐसा नहीं है। हाँ, अलबत्त हुँ, विटामिन डी की कमी से भी होता है। उसका वो ओके, भी एक रीज़न में आता है, विटामिन डी की कमी की वज़ह से भी शुगर हो सकते हैं। मगर इसको ऐसा जी। कह लें कि विटामिन डी की कमी की वज़ह से ही होता है, तो ये सही नहीं। हुँ। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगी कि जैसे आपने कहा कि लंबे समय तक अगर किसी को डायबिटीज़ रहती है, तो किन रोगों का खतरा सबसे ज़्यादा उस इंसान के लिए बढ़ जाता है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर पेशेंट क्रॉनिक अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, हुँ, लंबे समय तक डायबिटीज़ रहना इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है अनकंट्रोल होना। अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, तो डायबिटिक न्यूरोपैथी होने के चांस है, डायबिटिक रेटिनोपैथी होने के चांस है, डायबिटिक नेफ्रोपैथी होने के चांस है, और उसके साथ-साथ हाइपरटेंसिव होने के चांस हैं। उसके साथ जो है हार्ट ब्लॉक होंगे, ये सब सारी चीज़ें, उसके साथ स्ट्रोक होने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा है। स्ट्रोक भी जी। हो जाते हैं। तो मतलब पेशेंट को डायबिटीज़ है, अगर डिटेक्ट हो गया कि डायबिटीज़ है, तो वो डायबिटीज़ शुगर को कंट्रोल करना ही इम्पोर्टेंट है। शुगर को कंट्रोल करते रहना है, मॉनिटरिंग करते रहना है, लाइफ़स्टाइल चेंज करके, मेडिकेशन लेके शुगर को कंट्रोल करना ही। आपने शुरू में बोला था कि स्ट्रेस लेवल से भी ये ज़्यादा होता है आजकल डायबिटीज़। तो क्या बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है, इसके कारण कितना ब्लड शुगर लेवल इंसान का बढ़ सकता है? देखिए, ऐसे कोई क्राइटेरिया नहीं है कि स्ट्रेस क्यों नापा जा सके, कितना स्ट्रेस लेना है, कितना नहीं लेना है। ये तो हुँ, अपने दिमाग में, जब आदमी कुछ किसी चीज़ को दिमाग में ले लिया, तो वो स्ट्रेस बढ़ता चला जाता है। और ऐसा जी, भी नहीं है कि इतने पैमाने तक स्ट्रेस लेना है, उसके बाद नहीं लेना है, फिर बैक आ जाना है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना। जी, तो बिल्कुल। बस ख़्याल ये रखना है कि कभी भी ऐसा हो रहा है कि स्ट्रेस बढ़ रहा है, तो अपने आप को मेंटेन करना है। और वो मेंटेन करने का तरीका बहुत तरीके से है, मेंटेन कर सकते हैं। हुँ। ठीक है, जिस भी तरीके से सामने वाले को रिलैक्स लगे कि जी, हाँ, मैं जी, जी, बिल्कुल। ठीक है। और एक चीज़ और है सर कि डायबिटीज़ के पेशेंट को रोज़मर्रा की कौन-सी सावधानियाँ बरतनी चाहिए? जैसे फिर कहते हैं कि इंजरीज़ हो गई या कोई घाव हो जाने पर उनका जल्दी सही नहीं होता है, तो उसमें वो क्या करें? जी, व जैसे हमने आपको बताया ना कि डायबिटिक ये जो है न्यूरोपैथी वाली जो पार्ट हमने बताया है, हुँ, तो हुँ, अगर अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, तो इन सब जी, चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपको पेशेंट को जो है कहीं घाव ना हो, कहीं चोट ना लगे, और एक सबसे ख़ास ध्यान रखने वाली बात जो हमने बताया है कि पेशेंट ड्राउज़ी ना हो। जी, कभी-कभी ऐसा होता है कि हाइपरग्लाइसीमिया में भी पेशेंट ड्राउज़ी होता है और हाइपोग्लाइसीमिया में भी पेशेंट ड्राउज़ी होता है। ओके। हाइपोग्लाइसीमिया में भी पेशेंट को पसीना आता है और हाइपरग्लाइसीमिया में भी पेशेंट को पसीना आता है। तो तो दोनों ये के सब सारी सिम्पटम्स चीज़ों का लगभग ध्यान एक रखना जैसे है। होते हैं? बिल्कुल, बिल्कुल, तकरीबन सेम होते हैं। अगर आप हुँ, शुगर चेक कर रहे हैं तो क्लियर हो पाएँगे कि हाइपोग्लाइसीमिया है कि हाइपरग्लाइसीमिया है। लेकिन अमूमन देखा यह जाता है कि हाइपोग्लाइसीमिया में जल्दी ड्राउज़ीनेस होता है, हाइपरग्लाइसीमिया में बहुत ज़्यादा होने के बाद ड्राउज़ीनेस होता है। सर डायबिटिक फुट एक कंडीशन कहा जाता है, तो शुगर पेशेंट्स में उसको क्या मतलब क्या होती है डायबिटिक फुट? ये क्या उसी होता है ये उससे? उसी उसी चीज़ का ये जो है हमने अभी ज़िक्र किया था, जो डायबिटिक न्यूरोपैथी वाला पार्ट हुँ, हमने अभी बताया था, जी, वो उसी का पार्ट है। उसमें क्या होता है कि घाव तो बन जाता है पैर में, हुँ, लेकिन उसमें हुँ, दर्द नहीं होता। वो घाव बन ओके, जाता है और वो बढ़ता चला जाता है। और हुँ, पेशेंट को समझ में इसलिए नहीं आता क्योंकि उसको दर्द नहीं होता। दर्द नहीं जी, होता तो उसको वो लाइटली लेता है और वो धीरे-धीरे बढ़ता चला जाता है, डॉक्टर को दिखाते नहीं। जब वो ज़्यादा हो जाता है तो फिर मुश्किल हो जाती है। तो तो इसमें ख़ास क्या ये ध्यान करना रखना है, चाहिए कभी भी पेशेंट किसी को? भी पेशेंट को अगर ये चीज़ दिखे, शुरुआत तो हुँ, जैसे कि देखिए होता ये है कि किसी उँगली से होता है ना? जो हुँ, पैर की उँगली से हो या कहीं और से हो। तो शुरुआत पैर की उँगली से ही होती है, तो वहाँ अगर ब्लैकिश डिस्कलरेशन आ रहे हैं या फिर कहीं वहाँ पे इचिंग टाइप की शुरुआत हो रही है,
तो आप फ़ौरन अपने डॉक्टर को की सलाह लें, उनको बताएँ। तो उसमें कुछ मेडिकेशन चलती हैं, शुगर अगर कंट्रोल नहीं है तो उसको कंट्रोल करेंगे और वो बेहतर हो सकता है अगर शुरुआत में ही अगर देखा गया तो। नहीं तो कंडीशन बार कभी-कभी ऐसे हो जाते हैं कि एम्पुटेशन भी करना पड़ जाता है। ओके। जी, थैंक यू सो मच डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे इन सवालों से काफ़ी व्यूअर्स को उनके आंसर मिल गए होंगे। अगर आपके मन में भी कोई सवाल रह गया है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, किसी और मुद्दे पर एक बार फिर से आपके साथ जुड़ेंगे आज से एक्सपर्ट की अगली कड़ी में। धन्यवाद। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।